अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम दिली जायज़ मक़ासिद को पूरा करे, आपकी हर ख़्वाहिशों को पूरा करे और आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज डायरेक्ट कहानी ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देंगे इंशाअल्लाह ताला। एक छोटी सी पिकअप में इनका तमाम साजो सामान समा गया था। मुहिबुल्लाह बाबा जी को बुलाने गया था ताकि उनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ घर की चाबी भी उनके हवाले कर दी जाए। आदिल और अनस ने मिलकर घर की सफाई भी कर दी। चले जी, आखिरी सफाई तो मुकम्मल हुई। अनस ने झाड़ू दीवार के साथ एक कोने में टिकाते हुए हाथ झाड़े। क्यों, नया घर अपनी सफाई खुद किया करेगा क्या? आदिल ने सवालिया नज़रें अनस के चेहरे पर गाड़ते हुए पूछा। ओहो, मैं तो इस घर की बात कर रहा था। आप भी ना आदिल भाई, कोई मौका जानी नहीं देते मुझे बातें सुनाने का। अनस ने मुंह बनाकर बोला। तभी मुहिबुल्लाह और बाबा जी आगे पीछे घर में दाखिल हुए। आदिल और अनस ने सलाम करके एक एक तरफ खड़े हो गए। बाबा जी ने घूम फिर कर अच्छी तरह कमरे की दरो दीवार का पूरा जायज़ा लिया। बाकी दो कहाँ हैं? बाबा ने रुए सुखन मुहिबुल्लाह की तरफ करके पूछा। दीवार में चुन दिए हैं। आदिल ने अनस के कान में सरगोशी की। जी, वो बाहर पिकअप पर सामान वगैरह लोड करवा रहे हैं, मुहिबुल्लाह ने जवाब दिया। बाबा जी ने हुंकारा भरा। घर तो मिल गया तुम लोगों को। ये सवाल कुछ अजीब सा नहीं है आदिल भाई? अनस ने सरगोशी से ज़रा बुलंद आवाज़ में आदिल के कान में कहा। मेरे ख्याल से बाबा जी ये समझ रहे हैं कि हम सामान के साथ ट्रक पर ही बसेरा करने वाले हैं। आदिल ने जवाबी सरगोशी की। जी हाँ, आदिल की कंपनी वालों ने ढूंढा है घर, मुहिबुल्लाह ने वजाहत भी कर दी। चलो ठीक है, जहाँ रहो खुश रहो, बाबा जी ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। अच्छा साथ था जो ख़त्म हुआ। बाबा जी के जुमले ने ज़्यादा उदास किया या लहजे ने वो समझ नहीं पाए। बहरहाल अब एक बाब ख़त्म हो गया था। इन लोगों का सामान ऊपर पहुंचाते ही साइकिल खां भी ऊपर आ गया। साहब, आप लोगों का बाकी सामान कब आएगा? साइकिल खां ने इतना थोड़ा सा सामान देखकर ताज्जुब से पूछा। बाकी का कौन सा सामान? हैदर ने पूछा। सोफ़ा, बेड, फ्रीज, मेज़ें, कालीन और वो जहन पर जोर डाल डालकर अभी कुछ और भी कहता कि एहसन ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका। भाई, ये जिन चीज़ों के नाम ले रहे हो ना, उनमें से कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन ये चीज़ें तो सबके पास होती है, वो हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला। हम सब नहीं हैं, इसीलिए हमारे पास ये चीज़ें भी नहीं हैं। हमारे पास तो बस यही कुछ है, आदिल ने उसका कंधा दबाते हुए कहा। साथ ही साथ सामान की तरफ इशारा भी कर दिया। बस इतना ज़रा सा सामान? उसकी आंखें हैरत के मारे फटने के करीब थी। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर इनकी इकलौती चारपाई और उसके गिर्द पड़े इनके बैग्स और अटैची केस वगैरह देखे। साहब, आप लोग करते क्या है बगैर सामान के? साइकिल खान ने हैरत से आंखें फैलाकर हाथ को सवालिया अंदाज में उनके सामने करते हुए कहा। वही जो दूसरे लोग करते हैं सामान के साथ, हम बगैर सामान के कर लेते हैं। हैदर ने उसकी हैरत का लुत्फ उठाया। मसलन हम खाना खा लेते हैं, एहसन बोला। पानी पी लेते हैं, अनस ने टुकड़ा लगाया। दूसरों की बुराइयां भी कर लेते हैं, आदिल ने इजाफा किया। और सो भी लेते हैं, बात हैदर ने मुकम्मल की। साहब, आप लोग एक बिस्तर पे इतने सारे लोग कैसे सो लेते हैं? बेचारे खान ने हाथ से चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, ये वाली साइंस एक राज है, हम इसको हर किसी को नहीं बताते। हम किसी नहीं हैं साहब, हम साइकिल खान हैं, उसने फखरिया अंदाज से सीना फुलाते हुए कहा। तो साइकिल खान, तुम बताओ कि हम कैसे एक चारपाई पर 5 बंदे सोते होंगे? मुहिबुल्लाह उसकी ज़हानत जांचना चाह रहा था। गालबन 100 सवाल की एक गेंद वापस उसी के कोर्ट में लुढ़का दी। साहब, हम समझ गया आप लोग क्या करता है। साइकिल खान ने चुटकी बजाई, गोया राज पा लिया हो। आप लोग बारी बारी इस बिस्तर पर सोता है ना, कहकर फखरिया अंदाज में उसने उन सबको देखा। शाबाश, मुहिबुल्लाह की बात दरमियान में ही रह गई थी कि इन सबको एहसास हुआ कि बात अभी साइकिल खां की भी दरमियान ही में है। उसने उन लोगों के अंदाज पर गौर किए बिना बात जारी रखी। आप सब 2-2 घंटे बारी बारी इस बिस्तर पर सोता है और बाकी रात बाकी सारा लोग जागता रहता है। बात मुकम्मल करके दाद तलब नज़रों से हाज़रीन महफिल को देखा, जिनके मुंह उसकी ज़हानत पर खुले के खुले रह गए थे। सिर्फ 2 घंटे में मुसलसल उनकी सेटिंग वगैरह
کر کے وہ فارغ ہو چکے تھے۔ صبح کے تقریباً 10:30 بجے وہ لوگ یہاں پہنچے تھے۔ اب 12:30 بجنے والے تھے۔ تمام لوگ اپنے اپنے کپڑے اور باقی سامان الماریوں میں سیٹ کر چکے تھے۔ احسن اور انس نے مل کر کچن کا سامان بھی سیٹ کر لیا تھا۔ یار عادل، کھانا وانا پکانے کا کام کل سے شروع کریں گے، آج کا کھانا باہر ہی سے کھا کر آتے ہیں، حیدر نے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور وہ جو شام کی چائے ہم نے مونا میڈم کے ساتھ میں پینی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ عادل نے جوابی سوال داغا۔ یار بڑا ٹائم ہے ابھی شام میں، واپس آ کر بنا لیں گے چائے وائے۔ احسن بھی حیدر کے ساتھ باہر کھانے کے خیال سے متفق تھا۔ اگر ہم دن کا کھانا باہر کھا رہے ہیں تو وہ کھانا میری طرف سے ہوگا، انس نے اعلان کیا، جس پر تمام لوگوں نے تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ صاحب آپ لوگ تالیاں کیوں بجا رہے ہیں؟ اسی وقت سائیکل خاں کسی بوتل کے جن کی طرح ہاتھ میں ٹرے اٹھائے نمودار ہوا، جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بس یار ہم خوش ہوتے ہیں تو تالیاں بجاتے ہیں، عادل نے جواب دیتے ہوئے ٹرے کو گھورا۔ یار ویسے ہم مونا میم کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے ہیں، ابھی ہمیں آئے ہوئے چند گھنٹے ہی بھی نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے کھانا بھجوا دیا، احسن نے از حد عقیدت مندانہ لہجے میں کہا۔ لاؤ کھانا ذرا، کیا ہے؟ عادل نے ہاتھ بڑھایا۔ سائیکل خان نے فوراً ٹرے آگے بڑھا دی۔ صاحب اس میں 2 بندوں کا کھانا ڈال کر دے دو، ذرا جلدی سے۔ عادل نے حیرت سے اس کی بات سنی اور ساتھ ہی ٹرے پر ڈھکا ہوا کپڑا بھی ہٹا دیا۔ ٹرے اندر سے واقعی خالی تھی، 2 پلیٹیں اور ایک طے کیا ہوا دسترخوان رکھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ عادل نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں خالی برتنوں کو دیکھا۔ یہ برتن ہے صاحب، سائیکل خان نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ خالی برتن ہے، کیوں لائے ہو یہاں پر؟ صاحب وہ مونا میم بول رہی ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ ٹھیک طرح سے برتن دھوتا بھی ہوگا کہ نہیں، اس لیے اپنا برتن بھجوا دیا ہے، اب آپ لوگ اس میں 2 بندوں کا کھانا ڈال کر مجھے دے دو۔ ہم تو ہاتھ بھی ٹھیک سے نہیں دھوتے ہیں، احسن نے بچے کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ تو ہم میم کو نہیں بتائے گا، بس آپ کھانا دے دو۔ کھانا وانا کوئی نہیں بنایا ہم نے، ہم تو خود باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں، حیدر کچھ چڑ کر بولا۔ صاحب ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ باہر جا کر کھا لے گا، پر مونا میم بازار کا کھانا نہیں کھا سکتی، اس کا واسطے تو آپ کو کھانا گھر پر ہی بنانا پڑے گا۔ اچھا صاحب کھانا ذرا جلدی بنا کر بھجوا دو، میم صاحب کو دوا بھی کھانا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد، وہ کہہ کر باہر چلا گیا، ان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر۔ دروازے تک پہنچ کر کچھ یاد آنے پر رک گیا اور پلٹ کر بولا، صاحب جب آپ لوگ کھانا نیچے دینے کے واسطے آؤ تو ہمارے کو آواز دے لینا، ہم آپ کے ساتھ ہی چلے گا، نہیں تو جب تک آپ کھانا کھا کر پارسل بنا کر لاؤ گے تب تک تو ہم بھوک سے فوت ہو چکا ہوگا۔ وہ کہہ کر 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اتر گیا۔ اب پتہ چلا کہ کرایہ دار 3 ماہ سے زیادہ کیوں نہیں رہتے، یہاں سے بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ حیدر نے عادل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یار یہ ہم نے گھر کرائے پر لیا ہے یا مالک کے مکان کو گود لے لیا ہے؟ عادل دیوار کو گھورتے ہوئے بولا۔ اب کیا کرنا ہے؟ حیدر آگے بڑھ کر بولا۔ کچھ نہیں کرنا، ورنہ یہ برتن جا کر واپس ان کے گھر پٹک کر آتے ہیں، گھر کرائے پر دیا ہے یا ہمیں خرید لیا ہے؟ احسن تیش کے عالم میں بولا۔ چل بیٹے اٹھا یہ برتن اور واپس دے آ، احسن نے انس کی طرف منہ کر کے آرڈر دیا۔ کیا میں؟ انس زور سے چیخا۔ محب اللہ دوسرے کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، انس بتکا۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں شور کر رہے ہو؟ محب اللہ نے کہا۔ یہ احسن نے خالی برتنوں کی طرف اشارہ کیا۔ آرڈر آیا ہے نیچے سے، کھانا جلدی بنا کر بھجوا دے، مونا میم نے دوا لینی ہے، اور کھانا بھی گھر کا ہی بنا ہوا ہونا چاہیے، بازاری کھانے میڈم کو ہضم نہیں ہوتے۔ عادل نے تڑکا لگایا۔ پانی کا بل ہم بھرے، لان کی صفائی ستھرائی ہمارے ذمے، شام کی چائے کے فرائض بھی ہمارے ذمے ہی شامل ہیں، اور اب یہ عادل نے جوش سے کہتے کہتے ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ کھانا بھی ہم لوگوں کے ذمے ہوگا۔ مارے غصے کے عادل کے نتنے پھڑکنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے تم لوگوں میں؟ محب اللہ نے افسوس سے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ اتنی بزرگ خاتون ہے، وہ ہماری نانی یا دادی کے برابر ہیں، ان کی عمر ہماری نانی دادی کے برابر ہی ہے نا، اکیلی رہتی ہیں، دوا لینی ہے، اگر کہہ دیا کہ گھر کا کھانا کھانے کا ہے تو کون سی قیامت آ گئی؟ میں تیار کر دیتا ہوں۔ محب اللہ خفگی سے ٹرے اٹھا کر کچن کی طرف چلا گیا۔
मैं भी मदद करता हूँ, अनस उसके पीछे लपका। बाकी तीनों शर्मिंदगी से नज़र चुराते रह गए। आधे घंटे के अंदर अंदर मुहिबुल्लाह और अनस ने मिलकर आलू का सालन और चपातियाँ तैयार कर ली। ट्रे सेट करके वो पांचों नीचे आए। ख्याल था कि ट्रे नीचे देकर वो वहीं से खाने के लिए बाहर चले जाएंगे। इजाज़त तलब करके अंदर दाखिल हुए। मोना मैम कोई किताब पढ़ रही थी। इनको देखकर किताब बंद करके साइड पर रख दी। ये खाना। अनस ने ट्रे आगे बढ़ा दी। मोना मैम ने बेयकीनी से ट्रे को देखा। खाना लाए हो? उनकी हैरत ने मुहिबुल्लाह को हैरान कर दिया। तभी साइकिल खान अंदर आ गया। तुम सब लोग खड़े क्यों हो? बैठो, बैठ जाओ ना। नहीं, बस चलेंगे हम लोग। आप ये खाना खा लें, फिर आपको दवा भी लेनी होगी, आदिल ने इखलाक के तकाजे पूरे करते हुए कहा। साहब, आप लोग खाना बना कर ले आए? साइकिल खान के लहजे में भी मोना मैम वाली बेयकीनी और हैरत थी। साहब, आप पहला लोग हैं जो खाना लेकर आया है बनाकर, वरना तो लोग बर्तन भी खाली वापस करता है और बदतमीजी भी करता है। इससे पहले कि साइकिल खान मजीद कुछ कहता, मोना मैम उसने उसकी बोलती बंद करवा दी। साइकिल। मोना मैम ने उंगली उठाकर तंबी करने वाला अंदाज अपनाया। साइकिल कहाँ है? कमबख्त स्कूटर है पूरा, चलता है तो रुकना भूल जाता है। अहसन ने आदिल के कान में सरगोशी की। भाई, मैं बहुत मुतासिर हुई तुम लोगों के अखलाक से, उन्होंने कहते हुए उन सबको बैठने का इशारा किया। सब लोग बारी बारी सोफे पर बैठ गए। अनस ने बैठने से पहले ट्रे सामने धरी शीशे की मेज़ पर रख दी। अजीम है वो लोग जिनके हाथों तुम लोगों की तरबियत हुई है। आदिल ने फ़ख्र से सर ऊंचा किया। आजकल के लोगों के पास दुनियावी साजो सामान की भरमार है, मगर तरबियत और अखलाक का कासा बिल्कुल खाली है। बहुत खुश हूँ मैं, आखिरकार मुझे वो इंसान मिल ही गए जिनमें इंसानियत और अखलाकियात दोनों ही मौजूद है। मोना मैम के चेहरे पर खुशी वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती थी। जी बस, हमारे वालिदैन ने ख़ास तौर पर हमें ताकीद कर रखी है कि बेटा, इंसानियत से आगे कुछ भी नहीं है। दूसरों की भलाई के मामले में हमेशा एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अहसन ने इंतहाई बुर्दबारी और संजीदगी से सर झुकाते हुए कहा। जी मैम, मेरे वालिदैन हयात नहीं है, मगर उन्होंने जो नेकी से मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत मेरी घुट्टी में शामिल कर दी, वो मेरे सारी ज़िंदगी मशअले राह की तरह रहेगी। आदिल ने कहते हुए नज़रें कुछ मज़ीद नीची कर ली। साथ ही साथ में ये भी सोचने लगा कि टोपी पहनकर आता तो अच्छा होता। नमाज की तरह हाथ बांधकर खामोश बैठ गया। दिल में एक ख्वाहिश सी उभरी, एक काश सर पर टोपी भी रख ली होती। अब के मुहिबुल्लाह और अनस ने मुंतज़िर नज़रें हैदर के चेहरे पर गाड़ दी, गोया कह रहे हो कि तुम भी कुछ कर लो जो गुलफिशानी तुमने करनी है। और हैदर भी उनकी निगाहों का मफ़हूम समझ गया। बस मैम, दुनिया और दुनियादारी के सारे झमेले तो यहीं रह जाएंगे। अच्छा अखलाक ही है जो इंसान के साथ आगे तक जाएगा और काम आएगा। हैदर भला क्यों इन दोनों से पीछे रहता? मोना मैम मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रही थी। जाने उनकी मुस्कुराहट में इस कदर इसरार क्यों है? आदिल बस सोच कर रह गया। किसी से शेयर करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तुम नहीं कहोगे कुछ? वो अनस की जानिब मुतवज्जा हुई। मैं क्या कहूँ? सब ही कुछ तो इन लोगों ने कह दिया, उसने बेचारगी से बोला। बेचारों को कुछ मालूम ही नहीं। मोना मैम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। फिर भी कुछ तो बोलो, वो मुज़िर हुई। इन लोगों की सोहबत में रहा तो कभी ना कभी मेरा अखलाक भी बेहतर ही हो जाएगा। बेचारे अनस को वो आंसू याद आए जो उसने प्यास काटते हुए बहाए थे। सो दुखी लहजे से ये जुमला बोला। तुम्हारी सोहबत बहुत बेहतरीन है यंग बॉय। कोशिश करो कि ये सोहबत छूटने ना पाए। मोना मैम के लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसने इन सबको चौंका दिया। खैर, तुम सबके अखलाक व अतवार दिल लुभाने वाले हैं। बाकी जो कमी व बेशी है वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। उन्होंने फ़ौरन ही नशिस्त बर्खास्त करने का इंदिया जाहिर किया। वो पांचों भी फ़ौरन उठकर खड़े हुए। ये उन्होंने मुहिबुल्लाह के ख्यालात जानने की कोशिश नहीं की, पता नहीं क्यों। अहसन ने आदिल के कान में मुंह घुसाकर कहा। वो सब लोग आगे पीछे बाहर निकलने ही वाले थे कि मोना मैम की आवाज़ ने पलटने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें जहमत हुई होगी मेरी वजह से, उसके लहजे में माजूरत थी, लेकिन शुक्रिया मैं अदा नहीं करूँगी कि इससे एहसान ज़ाय हो जाता है। वो मुहिबुल्लाह से मुखातिब थी। आदिल ने अहसन की जानिब देख कर एक आबरू उठाई। मतलब क्या मतलब? अहसन ने दोनों कांधे उचकाए। पता नहीं। मुहिबुल्लाह उनकी बात का मफहूम समझने की कोशिश कर रहा था।
मोना मैम भी भाप गई, सो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोली, साइकिल खान ने आकर मुझे बताया कि तुम लोगों ने खाना नहीं बनाया, बाहर जाकर खाने का इरादा है। मैंने उसे वापस भेजा कि बर्तन वापस जाकर ले आए। वो बर्तन वापस लेने आया तो उन्होंने सांस लेने के लिए तवक्कुफ किया। अहसन, आदिल और हैदर की सांसें एक साथ रुक गईं। यानी कि साइकिल खान ने ऐन उसी वक्त वापस पहुंचा होगा जब वो इसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाए। वो बर्तन लिए बगैर ही वापस आ गया। असल में जो लड़की खाना पकाने आती है उसकी माँ की तबीयत ख़राब है। वो कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा बीमार है। बाज़ार का खाना मैं खाती नहीं, तबीयत बिगड़ जाती है। बहरहाल मुझे तुम सभी के ख़यालात जानकर बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक नज़र इन तीनों को देखा, वो नज़र चुरा गए। मुहिबुल्लाह बजाय बाहर निकलने के उनकी कुर्सी के करीब आया। आपने शुक्रिया अदा नहीं किया, ये बहुत अच्छा किया। शुक्रिया कोई बात नहीं है, लेकिन एहसानी वाली बात मत करें। मुझे तकलीफ़ होती है। जब तक आपकी खाना पकाने वाली लड़की वापस नहीं आ जाती, आपका खाना मेरे ज़िम्मे है। मुहिबुल्लाह खामोश हुआ तो मुस्कुराई। सिर्फ तुम्हारे ज़िम्मे क्यों, ये छोटू भी तो है। उन्होंने अनस की तरफ इशारा किया। उसने रुकी हुई सांस खारिज की। वो सब आगे पीछे बाहर निकल आए, कुछ शर्मिंदा और कुछ खुशबाश। और इन सब के पीछे साइकिल खां भी बाहर आ गया। आखिर इसको बाहर का खाना खाना थोड़ी ही मना था। खाना खाने के बाद इन लोगों को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिला। बिल साइकिल खान ने अदा किया। अनस के वॉलेट निकालने से पहले उसने बिल के पैसे निकाल कर वेटर के हवाले कर दिए। अबे स्कूटर, तू तो बड़ा तेज़ है, कहाँ से आए इतने पैसे तेरे पास? हैदर ने उससे पूछा। मोना मैम ने दिए हैं, वो आराम से ड्रिंक ख़त्म करते हुए बोला। पर हमारे सामने तो उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। अनस ने हैरान सा होकर बोला। नहीं, वो जब हम बर्तन लेने वापस आया था ना, तो हमने वापस आकर मैम को बोला, आप लोग बहुत गुस्सा हो रहा है। उसने उंगली से आदिल, हैदर और अहसन की जानिब इशारा किया। और ये दोनों खाना बनाने गया है। उसने दूसरी बार अनस और मुहिबुल्लाह की जानिब इशारा किया। तो मैम ने हमको पैसा दिया कि बिल तुम अदा करना। आज का तो दिन ही शर्मिंदगी और बेइज्जती का है, अहसन बड़बड़ाया। वैसे साहब, आपका अम्मी अब्बू लोग जो अच्छा बातें आपको सिखाया है वो हमको भी सिखा दो, साइकिल खान ने कहते हुए दांत निकाले। अबे स्कूटर, बाज आजा, आदिल ने फिजा में मुक्का लहराया। स्कूटर नहीं साहब, साइकिल, उसने जल्दी से तस्दीक की। हाँ वही साहब, वैसे आपको शर्मिंदगी थोड़ा कम करना है तो मेम साहब का वास्ते किसी अच्छी बेकरी से बिस्किट ले लो, चाय का साथ खाने के वास्ते। उसका दिल बिल्कुल साफ हो जाएगा। मैम तो बाहर का चीज़ नहीं खा सकती, तो फिर बिस्कुट तो ज़ाय हो जाएंगे। हैदर दूर की कौड़ी लाया। नहीं साहब, का लेगा, ज़ाय नहीं होने देगा। बेसाख्ता ही उसके मुंह से निकला और अपनी बेसाख्तगी पर वो खुद ही शर्मिंदा सा हो गया। चल स्कूटर, तू भी क्या याद करेगा, आजा तुझे बिस्किट दिला दे। आदिल ने उसका हाथ पकड़कर उसको अपने बराबर किया। वैसे भी मुखबिर से बनाकर रखना चाहिए, उसी में फ़ायदा है। अब कदम से कदम मिलाकर चलते। वो 5 नहीं 6 थे। बस इतनी सी थी कहानी। और इस कहानी का यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मतलब आगे और इसके पार्ट्स हैं इंशाल्लाह। शायद मैं कल ये कहानी अपलोड ना करूं, कुछ मैं आप लोगों से अपनी बातें करूं। दिल बड़ा उदास हो रहा है, किसी से बात करने का दिल चाह रहा, तो सोचा कि मैं आप ही लोगों से, अपनी फैमिली से ही बात कर लूं, कुछ अपने दिल की बातें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ में। तो अगली कहानी इंशाल्लाह परसों। अगर दिल ठीक हो गया तो फिर शायद कल ही डाल दूँ। तो आप लोग अपना बहुत ख़याल रखिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। और बस मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।